हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आई गेस पीडियाट्रिक्स का सबसे टफ टॉपिक है टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे कार्सिनोमा सर्विक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन द केसेस ऑफ गायनिकोलॉजी, उसी तरीके से सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ टफेस्ट टॉपिक इन द केसेस ऑफ पीडियाट्रिक्स। मैं टॉपिक्स की टफनेस जो है उनके रटने के उस पर डिटरमाइन करता हूँ, क्योंकि इसमें रटने का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर आप रटने में अच्छे हो तो इट वुड बी इजी टॉपिक फॉर यू, अगर आप रटने में अच्छे नहीं हो तो इट वुड बी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक फॉर यू, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, बिकॉज इसमें रटना ही रटना है, समझने को कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ हैं और नंबर्स हैं, नंबर्स का गेम है। अगर नंबर्स याद रहते हैं तुम्हें तो बहुत ही अच्छा, नहीं याद रहते तो यार इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, और इसको आपको रटना पड़ेगा, बिकॉज ये पूछा जाता है और हर कोई एग्जामिनर आपसे ही एक्सपेक्ट करता है कि आपको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का एटलीस्ट थोड़ा जानकारी रहेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में। इसको सैम बोलते हैं ना, सैम कहते हैं ना, सैम। तो अगर कोई भी पीडियाट्रिशियन तुमसे पूछता है व्हाट इज़ सैम, अगर तुम नहीं बता पाए सैम कौन है, ठीक है ना, कोई हो सकता है कि एक जगह उंगली दिखाई कहते हैं हाँ ये लड़का सैम है, तो आपको वो फेल कर देगा वहाँ पे। आपको क्या बताना है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वही सुनना चाहता है और वही आपको सुनाना है। माल न्यूट्रिशन अभी क्या होता है, माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन इन टेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट, राइट। अभी माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, अभी क्या होता था, पहले हम लोग मानते तो केवल डिफिशियंसी नहीं, डिफिशियंसी ही नहीं, एक्सेस भी उसका रिफर्स टू डेफिशियंसी, एक्सेसेस और इम्बैलेंस। अब कोई भी इम्बैलेंस हो गया इन द पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, अगर पर्सन ढंग से एनर्जी नहीं ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, एक्सेस हो गया उसी न्यूट्रिशन का, या डिफिशियंसी हो गया, या तो इम्बैलेंस हो गया, एक्सेस डिफिशियंसी या इम्बैलेंस हो गया पर्सन इन टेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, उसी को क्या कह देंगे, माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, एक ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। ओवर न्यूट्रिशन जो हमारे यूजी लेवल पे उतना मतलब कि सिग्निफिकेंटली पढ़ाया नहीं जाता है, बट अंडर न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अंडर न्यूट्रिशन भी हमारे यूजी लेवल पे मतलब ये टॉपिक जो है ना, ये यूजी लेवल पे आई गेस मतलब मॉडरेट डिफिकल्ट वो वाला है, ठीक है। अगर इस पे तुमको ऊपर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि हाँ क्या होता है, क्या करते हैं, बट अगर बहुत डिटेल में एग्जामिनर नहीं पूछता हूँ तो पता है, क्योंकि यार ये बहुत टफ टॉपिक है ना, राइट, क्योंकि इसमें नंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसमें कितना आप रट चाहते हो, अब अलग अलग एग्जामिनर का क्या होता है, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो अलग अलग एग्जामिनर क्या होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को यूजी के लेवल पे अपने हिसाब से देखता है। कुछ कहते हैं कि नहीं पूछना चाहिए इतना, और कुछ कहते हैं कि पूछना चाहिए, इनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे आगे जाके फीडिंग को करेंगे। अगर आपके पीएचसी पे आ गया सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन केस, आपको मैनेज करना तो आना चाहिए ना। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या आता है कि मरासमस क्वाशियोरकर, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में, ये एसोसिएटेड होता है सैम के साथ। सैम क्या है, सैम इज़ अ मेजर साइलेंट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, मेजर साइलेंट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। अभी कोई ऐसा आपको जो है ना कि साइलेंट लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे और कोई चीज़ आता है कि आपके पास कि हाँ इन्फेक्शन या कोई डायरिया या कोई कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम, ये सब होते हैं जो एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये मेजर साइलेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये साइलेंट है, ये धीरे धीरे मारता है, मार देता है। सैम इज़ मेजर किलर ऑफ यंग चिल्ड्रन, ठीक है ना, मेजर किलर ऑफ यंग चिल्ड्रन, with mortality rates in preschool children being 9 times higher than the general population। तो preschool children में ये इसकी mortality rates 9 times higher है than the general population। जनरल पॉपुलेशन से 9 गुना ज़्यादा preschool में इनकी mortality rates हाई हैं, being in the preschool children being 9 times higher than the general population, ठीक है। major killer in young children, right। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है, कैसे प्रेजेंट करता है, सीवियर वेस्टिंग, वेट फॉर हाइट इज लेस देन 3 स्टैंडर्ड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी सीवियर वेस्टिंग हो गया, मतलब वेस्टिंग मतलब समझते हो कि हाँ मसल्स में वेस्ट हो गई, राइट, मसल्स प्रोटीन का लूजिंग कुछ हो गया, तो वेट फॉर हाइट इसका कितना होगा, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, राइट। MUAC, व्हाट इज MUAC, MUAC भी पूछता है, मुआक क्या होता है, ऐसे नहीं पूछे, मुआक नहीं पूछेगा, MUAC पूछेगा, ठीक है। तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस याद रखना कि ये इसका अगर 11.5 से शाकी स्टेप से नापते हैं, बेसिकली 13.5 से ऊपर तो नॉर्मल मानते हैं, 12.5 से 13.5 को इंटरमीडिएट रखते हैं, 11.5 से कम रहा तो उसको सैम के लिए अंडर क्लासीफाई करेंगे, राइट। अंडरवेट विद बायलेटरल इडीमा नॉन इन्फ्लेमेटरी, अगर अंडरवेट है बंदा अंडरवेट है बायलेटरल इडीमा के साथ, जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी काउजेज से होना चाहिए, अंडरवेट प्लस बायलेटरल इडीमा विद नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, तो क्या होगा, ये सैम का क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं और तीनों ही प्रेजेंट होंगे तब सैम को हम लोग बोलेंगे। क्या क्या 3 क्राइटेरिया मैंने बोले अभी,
एक तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारा 11.5 से कम। दूसरा मैंने क्या बोला, वेट फॉर हाइट जो है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होनी चाहिए, और अंडर वेट होना चाहिए विद मतलब कि अंडर वेट में बच्चा होना चाहिए बायलेटरल पीडल एडीमा जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज से होता है। ठीक, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस मैं असेस करता हूँ, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे इसको, अभी इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सैम में, एक अनकॉम्प्लिकेटेड सैम में। कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है कि हमारा एपेटाइट टेस्ट सही है आया है नहीं। एक एपेटाइट टेस्ट होता है, बंदा अगर खाना ले पा रहा है खुद से, नहीं खाना खाने को उसका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो अगर पुअर एपेटाइट है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड सैम में डालेंगे। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कुछ है, जैसे कि क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, फीवर हो, हाइपोथर्मिया हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, इन्फेक्शन हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी हो, डिहाइड्रेशन हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, निमोनिया हो, तो ये सब क्या है, ये सब मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। क्या क्या, फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है ना, और डायरिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सब अगर हो, ठीक है ना बंदे को, या इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी हो गई, और तुम्हारा डिहाइड्रेशन, डायरिया, और इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, निमोनिया, ठीक है ना, अगर ये सब तुम्हारे साथ इसके साथ आ रहे हैं मतलब कि इसके साथ मतलब कि हो रहे हैं, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड सैम में हम लोग करते हैं, राइट। और जो तुम्हारा डेंजर साइंस हैं, डेंजर साइंस हैं, मतलब जो डेंजर साइंस में होते हैं जैसे कन्वर्जेंस वगैरह, ठीक है ना, कन्वर्जेंस वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह में भी कॉम्प्लिकेटेड सैम में इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। अगर डेंजर साइन कोई आ गया है तो उसको उसमें रखते हैं हमारा कॉम्प्लिकेटेड सैम में, ठीक। अब कॉम्प्लिकेटेड सैम, ये अगर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है तो कॉम्प्लिकेटेड सैम है, और उसका जो कॉम्प्लिकेटेड सैम का इलाज बेसिकली मैं वही चेंज कर रहा था, इसमें उल्टा में लिख दिया था यहाँ पे, तो होम बेस्ड मैनेजमेंट की जगह यहाँ हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सैम में, अनकॉम्प्लिकेटेड में होम बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार और जाए तो तुम्हें समझ में आया हुआ है, पुअर एपेटाइट होना चाहिए, फेल्ड एपेटाइट टेस्ट होने चाहिए, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, फीवर, इन्फेक्शन, डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी हो गया, उसके कारण से कोई डेंजर साइंस जैसे कन्वर्जेंस हो गया, तो उस पर कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड सैम में इसको क्लासीफाई कर देंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है अनकॉम्प्लिकेटेड सैम का? अनकॉम्प्लिकेटेड सैम का तो पहले बात तो होम बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। अनकॉम्प्लिकेटेड है अभी, ठीक है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड, इसलिए होम बेस्ड मैनेजमेंट कर देंगे। होम बेस्ड मैनेजमेंट का सबसे जो बैकबोन है वो है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन विच हाई एनर्जी फूड। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन करना है विद हाई एनर्जी फूड, और हाई एनर्जी फूड 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे होना चाहिए। हाई कैलोरी फूड विथ न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन, एंड हाई कैलोरी फूड क्या हो सकता है, 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे होना चाहिए। प्रोटीन कितना देना है, 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे हमें प्रोटीन देना चाहिए इन बंदों को, ठीक है, होम बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक। और एंटीबायोटिक दे सकते हैं इसमें, जैसे एमॉक्सिसिलिन 5 दिन के लिए कोई इन्फेक्शियस कॉज से है तो एंटीबायोटिक दे दिया हमने। विटामिन ए की डिफिशिएंट साइन है तो विटामिन ए में का डोज दे दिया, ठीक है ना। विटामिन ए के डोजेस कैसे, अगर 6 महीने से कम का बच्चा है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो कितना देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रिपीटेड एवरी 3 to 4 months। एल्बेंडाजोल की 400 मिलीग्राम की सिंगल डोज देनी है ताकि कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है तो उससे सॉर्ट आउट हो जाए एल्बेंडाजोल से, ठीक है। तो मैं एल्बेंडाजोल से पेट जो कीड़ी होती, वो कीड़ी की दवा कहते हैं ना, एक तरीके से जो नॉर्मल पर्सन आपके लोकेलिटी मिल जाएंगे, एल्बेंडाजोल कीड़ी की दवा कहते हैं। एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम सिंगल डोज दे दो इसको। शुड बी प्रोवाइडेड विद ऑल ड्यू वैक्सीन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग में सारी इसको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए इस बच्चे को, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग बाय आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर से रेगुलर मॉनिटरिंग हमने करानी है और सुपरविजन में रखना है इसको, और सेंसरी और इसके अलावा तुम्हें सेंसरी स्टिमुलेशन देना है जो कि प्ले थेरेपी एंड टेंडर लविंग केयर, मतलब कि प्ले थेरेपी के साथ टेंडर लविंग केयर इसमें देनी चाहिए। तो क्या क्या मेजर चीज़ें होती हैं इसमें, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन पहला पॉइंट, दूसरा हमारा क्या है तुम्हारा एंटीबायोटिक देना चाहिए, ड्रग्स मतलब, और तीसरे में वैक्सीनेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, चौथे में तुम्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, पांचवें में तुम्हारा सुपरविजन में रखना चाहिए, छठे में तुम्हारा सेंसरी स्टिमुलेशन देना चाहिए, राइट। 6 पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सैम, ट्रीटमेंट कैसे करोगे कॉम्प्लिकेटेड सैम का? तो कॉम्प्लिकेटेड नाम से ही आ रहा है समझ में कि हाँ इसको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, एटलीस्ट 6 हफ्ते का हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन मान के चलते हैं। 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है।
एक तो स्टेबलाइजेशन फेज़ जो कि हम लोग 1 से 2 दिन तक करते हैं, वो कि जो बस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है ना। स्टेबलाइजेशन फेज़ 1 से 2 दिन तक होता है। ट्रांजिशन फेज़ जो होता है 3 से 7 दिन का होता है, जिसमें हम लोग रिकवरी करते हैं, ठीक है। पहले तो स्टेबलाइजेशन फेज़ जो कि ट्रीट करता है कॉम्प्लिकेशंस को, 1 से 2 दिन का होता है। फिर आता है ट्रांजिशनल फेज़ जो कि 3 से 7 दिनों का होता है, जिसमें हम लोग मतलब एक तरीके से रिकवरी करवाते हैं। फिर आता है एक रिहैबिलिटेशन फेज़। रिहैबिलिटेशन फेज़ बेसिकली 2 से 26 हफ्तों का होता है, जिसमें हम लोग बच्चे का मसल मास जो है बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसका मसल मास जो है बिल्ड करने की अपन कोशिश करेंगे 2 से 26 हफ्ते का। स्टेबलाइजेशन फेज़ कितना होता है, 1 से 2 दिन का, जो कि ट्रीट करने कॉम्प्लिकेशन के। ट्रांजिशन फेज़ 3 से 7 दिन का, मतलब कि रिकवरी के लिए। तीसरा होता है स्टेबलाइजेशन फेज़, जो कि हम लोग करते हैं 2 से 26 हफ्तों तक, क्या करने के लिए, रिबिल्ड करने के मसल मास को। अभी स्टेबलाइजेशन फेज़ में कॉम्प्लिकेशन देखो, स्टेबलाइजेशन फेज़ में अगर हम लोग देखेंगे तो 10 पॉइंट्स में हम लोग 10 पॉइंटर याद रखने हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंटर हमें याद करने हैं। अब क्या 10 पॉइंटर है वो सबसे, ये मतलब मानता हूँ ये आई गेस सबसे टफ तुम्हारे लिए होने वाला है, तुम्हें ये 10 पॉइंट पूरा, क्योंकि 10 पॉइंट देखने के लिए, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट देखने के लिए एक काम करना, जैसे मेरे साथ ही पढ़ो, ठीक है ना। एक मैं ये लिख रहा हूँ स्टेबलाइजेशन, सैम का स्टेबलाइजेशन फेस 10 पॉइंट, ठीक है ना। 10 पॉइंट कैसे याद करोगे? पहला हाइपोथर्मिया, लिखो हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया में क्या होगा यहाँ पे देखो, अरे सॉरी, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोथर्मिया सेकंड पॉइंट है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा? ओके, सो हे गाइस, थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, तो आई वॉज बिल्डिंग सम मेमोनिक फॉर लर्निंग दिस स्टेबलाइजेशन फेज़। कोशिश किया है मैंने कुछ बनाने का, तो एक नेमोनिक मैंने फाइनली एक डिवाइस किया है, HH दे IMF केस पे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, IMF जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है ना। HH मतलब कुछ भी, मान लो HH होता है कुछ भी, ठीक है, HH ले लिया। HH को देना है हमें IMF को केस पे, IMF केस पे देना है, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी है, लेकिन याद करना है ना, याद करने के लिए कुछ भी करेगा अपन। तो पहले एच से तुम्हारा क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। दूसरे एच से क्या होगा, हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है ना। फिर तुम्हारा डी होगा, डी से डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है, ई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करना है, आई से तुम्हारा इन्फेक्शन को करेक्ट करना है, एम से तुम्हारा माइक्रोन्यूट्रिएंट को करेक्ट करना है, एफ से तुम्हारा क्या करना है, फीडिंग करानी है। केस पे तो CA मतलब कैचअप ग्रोथ, फिर SE से तुम्हारा सेंसरी स्टिमुलेशन कराना है, और 10 पे मतलब प्रिपेयर फॉर फॉलोअप डिस्चार्ज एंड फॉलोअप के लिए प्रिपेयर कराना। तो आई गेस इससे थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें एक वो मिल जाएगा ना, फ्लो मिल जाएगा कि हाँ अब तुम्हें एकदम एब्रप्ट नहीं याद करना है कि हाँ ये था। अभी तुम्हारे पास मेमोनिक बन गया तो तुम्हें सॉर्ट आउट हो गया कि हाँ कि ये मेरे को लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया पे। तो व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया? अगर हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के केस में हम लोग कंसिडर करें तो लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का हम लोग जानते हैं। तो 2 तरीके का होगा, एक एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एक सिम्प्टोमेटिक हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक केस में हम लोग क्या करेंगे, 50 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज ग्लूकोज देंगे, और सिम्प्टोमेटिक केस में क्या करेंगे, 5 ml पर kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज IV देंगे, ठीक है ना। तो एसिम्प्टोमेटिक में तो ग्लूकोज देते हैं और सिम्प्टोमेटिक केस में डेक्सट्रोज देते हैं, ठीक है ना। तो एसिम्प्टोमेटिक के 50 ml ऑफ 10% ग्लूकोज, और यहाँ पे 5 ml पर kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज IV देते हैं, और जाए तो 50 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज बाय NG ट्यूब देंगे, ठीक है। 50 ml देंगे डेक्सट्रोज का NG ट्यूब से, लेकिन या 5 ml पर kg ऑफ डेक्सट्रोज IV दे सकते हैं, ठीक है ना, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में, राइट। तो नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, अगर हाइपोथर्मिया हुआ, हाइपोथर्मिया मतलब एक्सिलरी टेम्परेचर 35 डिग्री से कम हो जाए, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए। तो रीवार्मिंग हमको करनी है, लेकिन रैपिड रिवार्मिंग हमको अवॉइड करनी है। बहुत ही छोटे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, है बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है ना। मैंने कोशिश किया है कि इसको जितना हम लोग सॉर्ट आउट करके, जितना कम में हम लोग इस टॉपिक को निकाल सकते हैं वो निकालें, ठीक है ना। एकदम टू द पॉइंट मैंने बोले हैं इसमें। अगर इसका डिटेल चाहिए तो आप किताब को ही पढ़ लेना, ठीक है ना, उसमें आपको घई में आप डिफर कर सकते हो। बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो 10 पन्ने का जो टॉपिक है ये, तो फालतू के काहे को इतना टेंशन लेना है। कम पढ़ें कम जाने, लेकिन अच्छा जाने। रिवॉर्मिंग करना है, लेकिन रैपिड रिवॉर्मिंग अवॉइड करना है। डिहाइड्रेशन क्या है, सम और सीवियर डिहाइड्रेशन विदाउट शॉक।
तो वही डिहाइड्रेशन या जितना तुम पढ़े हो तो लिख देना यहाँ पे। सम सीवियर डिहाइड्रेशन विदाउट शॉक वाले देखना। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन यूजिंग ORS के द्वारा हमें इसको स्लो डिहाइड्रेशन करना है। 1 sachet in 2 लीटर ऑफ H2O विद एडिड पोटेशियम एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो 1 sachet जो हमने लेना है 2 लीटर ऑफ वाटर में लेना है विद एडिड पोटेशियम एंड ग्लूकोज, ठीक है। एक सैशे 2 लीटर के पानी में, सोडियम और ग्लूकोज के साथ। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि मेनली हम लोग पोटेशियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करते हैं। इन्फेक्शंस के लिए हम लोग एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन यहाँ पे मेजर टू ऑल देते हैं, ठीक है ना। एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन टू ऑल सैम पेशेंट्स, ठीक, याद रखना। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अगर विटामिन ए के लिए तो वही जो हम लोग देते हैं 6 मंथ से कम के लिए तुम्हारा 50,000 इंटरनेशनली 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 6 से 12 मंथ के लिए तुम्हारा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 साल से ऊपर है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड जो होता है 5 मिलीग्राम पर डे 1 पे देते हैं, देन 1 मिलीग्राम पर डे। 5 मिलीग्राम जो होता है पहले दिन पे देते हैं और 1 मिलीग्राम उसके बाद के हर दिन पे देते हैं। जिंक जो होता है 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं, मतलब 6 महीने से कम पे मानते हैं कि अपन को 10 पे हम लोग को रखना चाहिए, और 6 महीने से ऊपर हो गया तो 20 मिलीग्राम पर दे सकते हैं जिंक के लिए। कॉपर देना चाहिए, कॉपर 0.2 to 0.3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ये भी देना चाहिए, ये सब करेक्ट करने के लिए, राइट। इनिशिएट फीडिंग, अब 2 तरह की फीडिंग होती है, ठीक है ना। एक तो इनिशिएट अगर करना है तो फीड 75 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फीड 75 क्या है, तो हाँ भैया ये फीड 75 क्या होता है। फीड 75 मतलब कुछ भी नहीं कि देखो क्या होता है फीड 75 में कि 75 किलो कैलोरी देते हैं हम लोग 100 ml में, ठीक है ना। 100 ml में हमने 75 किलो कैलोरी दे दिया उस बंदे को, ठीक। अब वो बंदा मतलब कि देखो क्या होता है ना, 100 ml पानी लिया हमने, उसमें 75 किलो कैलोरी हमने न्यूट्रिएंट डाल दिया। तो डे 1 पे क्या करते हैं 0.8 to 1 ग्राम पर केजी डे ऑफ प्रोटीन देते हैं, ठीक है। अब समझो हर 100 ml पे 75 किलो कैलोरी हमने क्या दिया मतलब कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, और 0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे हमने प्रोटीन दिया, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कैचअप ग्रोथ में क्या करते हैं, अब यही देखो जो फीड 100 है, देखो ये स्लोली इंक्रीज करता है फीड 100 के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पर केजी पर डे होता है, ठीक है। 75 किलो कैलोरी पर केजी पर डे होता है, और वो और कितना होता है 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे होता है, ठीक है ना, वहाँ पे प्रोटीन के लिए। फीड 100 में ये क्या करेंगे 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, और 2 से 3 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा पर केजी पर डे और प्रोटीन इन कैचअप ग्रोथ। ये कैचअप ग्रोथ के लिए फीड 100 जो है कैचअप ग्रोथ के लिए। इंक्रीज फीड टू कैचअप ग्रोथ के लिए फीड हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, और यही चीज़ है यही कि मैक्सिमम कैलोरी हमने जो है ये 175 to 200 kcal भी दे सकते हैं, और इसके अलावा 4 से 6 ग्राम पर केजी पर डे तक दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कैचअप ग्रोथ के लिए फीड 75, फिर फीड 100, और फिर कैचअप ग्रोथ के लिए इतना मैक्सिमम जा सकते हैं, मैक्सिमम में इतना जा सकते हैं, मैक्सिमम कैलोरी और मैक्सिमम प्रोटीन कितना दे सकते हैं। एक फीड 75 करना है, फिर फीड 100 पे लाना है, फिर तुम्हारा कैचअप ग्रोथ करानी है। कैचअप ग्रोथ के लिए ये होता है कि देखो मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, फीड 75 जान लो, पहले तो फीड 75 के बारे में केवल बात करते हैं। 75 किलो कैलोरी, ठीक है, पर केजी पर डे सब जान लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। और वहाँ कितना प्रोटीन कितना होता है 0.8 to 1। फीड 100 में क्या है बताया था मैंने 100 किलो कैलोरी, 1 to 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अभी कैचअप ग्रोथ के लिए कितना देना है 175 to 200 मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है। 4 to 6 तुम्हारा ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 ग्राम पहले वाले में फीड 100 में, और 4 to 6 इसमें दे सकते हैं, ठीक। तो ये इंक्रीज फीड टू कैचअप ग्रोथ होता है, ठीक। इसके अलावा कैचअप ग्रोथ में तुम्हारा ओरल आयरन भी ऐड करना है, जैसे 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे, एंड प्लस कंटिन्यू माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी सप्लीमेंटेशन हमने कंटिन्यू करना है आयरन के साथ साथ। आयरन कितना देना है 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे देना है हमने, 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे हमने आयरन भी ऐड करना है। ओरल आयरन कितना देना है 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे। सेंसरी स्टिमुलेशन में वही प्ले थेरेपी एंड टेंडर लविंग केयर हमने करनी है। प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज मतलब अब बच्चा ठीक हो गया अब तो उसको डिस्चार्ज और फॉलोअप के लिए हम लोग भेजेंगे। तो चाइल्ड एंड मदर प्रिपेयर्ड फॉर होम मैनेजमेंट, तो चाइल्ड और बच्चे को हमने होम मैनेजमेंट के लिए तैयार किया, प्रिपेयर कर देंगे। एएनएम वर्कर एएनएम को इन्फॉर्म कर देंगे इस बच्चे का रेगुलर फॉलोअप हमें चाहिए।
फॉलोड एट होम टिल वेट जो है -1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक पहुंच जाए, मतलब -1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक पहुंच गया, मतलब समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। उस टाइम तक हम लोग फॉलो करना है हमने। डीवॉर्मिंग ऑफ चाइल्ड विद सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल की एक सिंगल डोज दे देंगे, ठीक है ना, तो उससे डीवॉर्मिंग हो जाएगी चाइल्ड की। तो ये बात रही सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में। देखो मानता हूँ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन या सैम बहुत ही टफ, बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, इससे टफ टॉपिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया कि तुम्हें समझा पाऊँ, कि इस टॉपिक को जितना सिंप्लीफाई कर पाऊँ करूँ, ठीक है ना। बाकी इसके बाद भी जितना मैंने पढ़ा है, इसके बाद भी बहुत कुछ है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में, बहुत बड़ा टॉपिक है। तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, और पढ़ना चाहिए भी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं देखो मना नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए उस चीज़ को, मैं नहीं मना करूँगा। हो सकता है इतना करने के बाद भी तुम फेल हो जाओ, ठीक है, 10 में से 5 ही नंबर मिले, क्योंकि टॉपिक ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इतने से काम नहीं होगा। लेकिन ये क्या है कि ये उसका बस एक समरी है, मतलब पूरा सब में से निकाल के मैंने एक उसमें क्रीम दिया है कि ये क्रीम है तुम्हारा, ठीक है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का। अगर इससे ज़्यादा तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना। और बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। और बाकी कमेंट में कुछ पूछ लेना, अगर कुछ बताना चाहो, कुछ नया चीज़ बताना चाहो इस टॉपिक के ऊपर तो बता देना, औरों को भी पता चलेगा, ठीक है ना। तुम्हारा कमेंट हाईलाइट में कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। बाकी कुछ पूछना चाहो तो पूछ लेना, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।